गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बताया था। अभी जो 11th क्लास का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंजर्वेशन लॉज इन नेचर, या हम बोल सकते हैं फिजिकल लॉज इन नेचर। अभी इसको स्टडी करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारी जो नेचर है उसके अंदर कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनका जो वैल्यू है या जिनका अमाउंट जो है, जिनका मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। क्लियर? उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम कंजर्व्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, कंजर्व्ड क्वांटिटीज। ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। अभी इन कंजर्व्ड क्वांटिटीज को ध्यान में रखकर ही हम जो है चार हमारे फिजिकल लॉज हैं जिनको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी बोलते हैं। तो मैं यह लिख रहा हूं कि इन क्लासिकल फिजिक्स वी हैव फॉर कंजर्वेशन लॉज। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हमारे पास चार कंजर्वेशन लॉ है। ठीक है, पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum। थर्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और लास्ट आता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन की तो हमारे पास बेसिकली चार कंजर्वेशन लॉज हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लास्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर हम फर्स्ट के बारे में स्टडी करें तो लिखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, total energy of a system is remains constant. Energy can neither be created nor be destroyed. क्लियर? अभी देखिए, ये हमारे पास डेफिनेशन थी। अब इसके बाद है हमारे पास कि अगर हम देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी है जब चेंज होता है तो एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ना वेनिश होती है ना वो क्रिएट होती है। ठीक है, लेकिन जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कि अभी एग्जांपल लेकर इसको स्टडी करते हैं। मान लीजिए हमारे पास केस है फ्री फॉल का, यानी कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर, और इसको मैं h हाइट से नीचे गिरा रहा हूं। क्लियर? अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, h हाइट से। अभी इसका जो वेट है वो है mg। अभी इस समय ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी,
अब मान लो ये जो हाइट है ये है हमारे पास h, क्लियर। तो ए पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है वो है एट ए, एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई mgh, काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस में है रेस्ट में है। अभी यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास कितना आया mgh, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड केस की कि भाई ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, क्लियर। जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच करेगा तो अभी ये रेस्ट में नहीं होगा, ये किसी वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा है। हम मान कर चलते हैं इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है v, ठीक है। और ग्राउंड से इसकी जो हाइट है वो लगभग 0 है, यानी कि अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं b, तो हम कहेंगे कि एट पॉइंट b पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, जब ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड से मात्र 0 डिस्टेंस पर है, 0 पॉइंट समथिंग डिस्टेंस पर है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट के अकॉर्डिंग होती है, तो वो तो क्या हो गई 0। लेकिन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी हाफ mv²। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, ये हम 11th क्लास में आपको 4th यूनिट में पढ़ाएंगे कि जब आप इसको कैलकुलेट करोगे हाफ mv² को, तो ये हमारे पास क्या आएगी mgh, ठीक है। ये हम आपको बाद में बताएंगे कैसे कन्वर्ट किया। अब ये देख रहे हैं आप यहाँ से कि भाई इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी mgh, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 थी। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी mgh होगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। टोटल एनर्जी अभी भी क्या है कांस्टेंट, टोटल एनर्जी अभी भी mgh ही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, ना वो इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है, ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी देखिए आपको पता है कि भाई लीनियर मोमेंटम जो है, अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन अभी इसका जिक्र करना अभी बेकार है, अभी आप स्टार्टिंग ही कर रहे हैं। वैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्लियर। यानी लीनियर मोमेंटम के अंदर जो चेंज होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक्सटर्नल फोर्स ही 0 हो, इसका मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो जो लीनियर मोमेंटम है p वो क्या होगा कांस्टेंट होगा, क्लियर। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। लिखिए according to law of conservation of linear momentum of an isolated system, total linear momentum of an isolated system remains constant if external force acting on the object is 0, if external force acting on the system is 0, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है और उसका जो उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है 0 है, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। एग्जांपल है हमारा रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब देखिए रिकॉइलिंग ऑफ गन के अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होती है। रिकॉइलिंग किसको बोलते हैं, जब आप कोई भी गन यूज करते हैं, जब आप गन को ट्रिगर को दबाएंगे तो बुलेट आगे की तरफ मूव करती है और गन पीछे की तरफ मूव करती है। आपको ये करके नहीं देखना है, हम बता रहे हैं आपको इस चीज को यहाँ पर अप्लाई करना है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि जैसे कि ये हमारे पास
ठीक है, ये हमारे पास कोई भी गन है। अब क्या हो रहा है, जैसे आप ट्रिगर को दबाएंगे, अभी आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है हमारे पास गन प्लस बुलेट, गन के अंदर बुलेट डली हुई है। अभी देखिए, जैसे आप ट्रिगर को दबाएंगे, यहाँ से जो स्प्रिंग है वो फोर्स डालेगा इसके ऊपर। अब ये बुलेट जो है ये किसी भी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेगा। हम मान लेते हैं बुलेट का जो मास है वो m1 है और बुलेट की जो वेलोसिटी है वो v1 है। क्लियर, बुलेट v1 स्पीड से आगे की तरफ जाती है। तो रिकॉइलिंग की प्रोसेस क्या होती है कि जब हम फायरिंग करते हैं ना, तो बुलेट तो किसी स्पीड से आगे की तरफ जाती है, लेकिन जो गन है वो एक स्पीड से पीछे की तरफ आती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब देखिए इस चीज को, अगर हम देखें कि भाई ये आइसोलेटेड सिस्टम है और इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या था, 0। टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग 0 है। अगर हम बात करें कि भाई ड्यूरिंग फायरिंग भी क्या होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम 0 होगा। ठीक है, अब टोटल लीनियर मोमेंटम है क्या ड्यूरिंग फायरिंग, अगर हम लेकर चले कैपिटल M क्या है, मास ऑफ गन, और गन जिस वेलोसिटी से रिकॉइल होती है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ गन। गन जिस वेलोसिटी से पीछे की तरफ आती है वो वेलोसिटी कैपिटल V। m1 इज द मास ऑफ बुलेट, v1 इज द स्पीड ऑफ द बुलेट। यहां से हम कह सकते हैं कि भाई लीनियर मोमेंटम ऑफ गन प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू 0। यानी यहां से हम क्या कहेंगे, mv इज इक्वल्स टू m1 v1 माइनस, क्लियर, यानी कि हमने लिखा mv इज इक्वल्स टू माइनस m1 v1। इसके बाद जो वेलोसिटी है v वो क्या है, माइनस m1 v1 अपॉन कैपिटल M। यानी यहां से ये जो नेगेटिव साइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ गन। ठीक है, कि गन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल करेगी, पीछे की तरफ आएगी। ठीक है, तो ये हमारे 2 कंजर्वेशन लॉज थे जो आज हमने कंप्लीट किए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप इनको अपनी फिर नोटबुक में लिखिए, अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम आपको C और D पार्ट कराएंगे। थैंक यू।